हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों आपकी एसएसटी में क्लास 7th का लेसन नंबर 1 है व्हेन वेयर एंड हाउ। इसमें कब कहाँ और कैसे यानी अतीत में कब कहाँ कैसे क्या घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अतीत के अध्ययन को कई अवधियों में बांटा गया है। प्राचीन और आधुनिक काल से पहले की अवधि को भारतीय इतिहास में मध्य या मध्यकाल यानी मेडिवल पीरियड माना जाता है। यह लगभग 100 वर्षों तक चली, जिसमें कई उथल-पुथल और समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए। मेडिवल पीरियड को अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड में क्लासिफाइड किया गया है। 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, चोल और राजपूत शासक कुलीन वर्ग के रूप में देखे गए, जबकि 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्ययुगीन काल तुर्क, अफगान और मुगलों का शासन देखा गया। टर्म्स यूज्ड फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे ही हम अपनी भूमि के इतिहास का अध्ययन करते हैं, हम ध्यान देंगे कि भारत को इतिहास के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पुराणों के युग के दौरान उपमहाद्वीप भारतवर्षम था और इस शब्द का उपयोग इसे अन्य महाद्वीपों से अलग करने के लिए किया जाता था। उस समय के फारसी खाते इसे हिंद या हिंदुस्तान कहते हैं। हिंद फारसी इंडो आर्यन शब्द सिंध और स्टैन मीन्स लैंड से लिया गया है। 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान ने सिंधु नदी के आसपास या उससे बाहर के क्षेत्रों को निरूपित किया। सल्तनत और मुगल काल में बाद के शासकों ने अपने स्थानों को हिंदुस्तान के रूप में रेफर किया। स्वतंत्र संस्कृत साहित्य में देश को भारत कहा जाता है। भारतीय संविधान देश का वर्णन करने के लिए इन दोनों नामों का उपयोग करता है। एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी नए सामाजिक और राजनीतिक भूभाग। वर्ष 700 और 1750 सीई के बीच कई लोग इसकी संपत्ति से आकर्षित उपमहाद्वीप में आए। ऐसे राजनीतिक समूहों में गजनी के महमूद और मोहम्मद गोरी जैसे शुरुआती मुस्लिम आक्रमणकारी थे। उनके बाद अन्य तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत को मुगलों ने बदल दिया, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। जब ये लोग भारत के सीमांतों के बाहर से आए थे, तब नए शासकों के कई अन्य समूह थे जो भारत की सीमाओं के भीतर उभरे थे। ऐसे समूहों में राजपूत, सिख, मराठा, ओम, जाट और कायस्थ शामिल थे। इकोनॉमिक चेंजेस यानी आर्थिक बदलाव। वनों के क्रमिक समाशोधन द्वारा कृषि के विस्तार को चिह्नित किया गया था, जिसके फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों में वनवासियों का पलायन हुआ। अधिक से अधिक लोगों ने मिट्टी को बांधना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय बाजारों, चिटफंडियों, शासकों और धर्मों ने किसानों को प्रभावित किया। वे बड़े जटिल समाजों का हिस्सा बन गए और उन्हें करों का भुगतान करना पड़ा। नए लोग जो बाहर से भारत आए, वे अपने साथ बेहतर तकनीक भी लेकर आए। सिंचाई में फारसी पहिया का उपयोग किया जाने लगा। स्पाइनिंग व्हील ने बुनाई के कपड़ों को आसान बना दिया। युद्ध में फायर आर्म्स यानी आग्नेयास्त्रों का यूज़ किया जाने लगा। राइटिंग के लिए पेपर को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। सब कॉन्टिनेंट में पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी सहित नए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ आए। रीजन टू एम्पायर। अर्ली मेडिवल पीरियड में कई छोटे राज्यों का उदय हुआ, जो अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में थे।
सबसे अच्छी तरह से ज्ञात संघर्षों में से एक पाल्स, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास के बीच ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष है। साउथ इंडिया में चोलास शक्तिशाली बनकर उभरे। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उत्तर भारत और दक्कन में दिल्ली सुल्तान्स जैसे मुगल्स जैसे बड़े राज्यों का निर्माण किया गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद और फिर से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कई क्षेत्रीय राज्य उभरे। रिलीजियस ट्रेडिशंस, विश्वसनीय व्यापार धर्म ने मेडिवल इंडियन सोसाइटी में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि हिंदू परंपराओं में धार्मिक परंपराओं और आयात में परिवर्तन की अवधि देखी गई। यह वह दौर भी था जब भारत में इस्लाम नामक एक नया धर्म प्रकट हुआ था। इस्लाम के अलावा पश्चिम एशिया से आई एक और परंपरा सूफी परंपरा थी। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, भारत का इतिहास कई रूपों में स्पष्ट है। इतिहासकार के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अतीत में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी मिलती है। मेडिवल पीरियड की इंफॉर्मेशन टू मेन सोर्सेज लिटरेरी यानी साहित्य की और आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक से ली जा सकती है। लिटरेरी सोर्सेज, अकाउंट्स ऑफ इंडियन राइटर्स। प्राचीन काल में ताड़ के पत्तों पर लेखनी, बर्च के पेड़ की छाल, पत्थर की गोलियां, भेड़ के चमड़े आदि पर लेखन किया जाता था। 13वीं शताब्दी के बाद से लिखने के लिए पेपर का यूज़ किया जाने लगा। मध्यकाल में हमारे पास समकालीन लेखकों द्वारा बाबर के बाबरनामा, जहांगीर के जहांगीरनामा जैसे सभी प्रकार के लेखन थे। ये आकर्षक जीवनियाँ हैं जो उनके जीवन और समय का पहला विवरण देती हैं। इस अवधि के कुछ प्रमुख अकाउंट्स अबुल फजल के अकबरनामा और एन अकबरी और जियाउद्दीन बरनी द्वारा दिल्ली सल्तनत के एक लेख का शीर्षक है जिसे तारीख़ फिरोज शाही कहा गया है। एक अन्य प्रकार का लिटरेरी सोर्स उन विद्वानों द्वारा लिखे गए लेख हैं जिनमें वे रहते थे। ऐसी पुस्तकों को कोर्ट क्रॉनिकल कहा जाता था। कलहन द्वारा राजतरंगिणी एक आदर्श कोर्ट क्रॉनिकल का एक उदाहरण है। चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो हमें पृथ्वीराज चौहान के शासन का लेखा जोखा देता है। फिरदौसी के शाहनामा, इनायत खान के जहांनामा, मिनहाज उस सिराज के तबकात फिरोज शाही जैसे भारतीय लेखकों के कई अन्य लेखन इस अवधि के साहित्य की खातों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। लेखकों के खातों के अलावा अन्य साहित्य के स्रोतों में रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक साहित्य शामिल हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए हैं। अकाउंट्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स, इस अवधि के दौरान कई विदेशी यात्रियों ने भारत का दौरा किया। भारत आने वाले कुछ प्रसिद्ध यात्री इस प्रकार थे। मोरक्को से आए अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखा था। इब्न बतूता जिसने रिहला लिखा था। अब्दुल रज़्ज़ाक जिसे फ़ारसी शासक ने विजयनगर भेजा था। मार्को पोलो निकोलो कॉन्टी निकोलो मनुची, डुराते बारबोसा, बोमिंगो फेस, विलियम हॉकिंस, बर्नियर, सर थॉमस रो और टैफनीरियर यूरोप से आए थे। उनके पत्र मध्ययुगीन काल के इतिहास का एक मूल्यवान स्रोत है। इन लेखों के अलावा हमारे पास भक्ति और सूफी संतों और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम आदि में बहुत लेख हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक सोर्सेज में शिलालेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ और अन्य कलाकृतियाँ शामिल हैं। इंस्क्रिप्शंस, ताम्रपत्र के शिलालेख मंदिर में भूमि के अनुदान या शासक राजा द्वारा उनकी बौद्धिक क्षमताओं के लिए उल्लेखित विद्वानों के बारे में जानकारी देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण शिलालेखों में सम्राट अशोक के 33 शिलालेख, अशोक के शिलालेख, नासिक गुफा के शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख और पुलकेशिन द्वितीय के आईहोल शिलालेख शामिल है। कॉइन्स यानी सिक्के।
सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सिक्कों को एनालाइज किया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स ऑफ न्यूमिस्मेटिक यानी संख्या विज्ञान कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने मुगलों और चोलों ने कई सिक्के जारी किए थे। पेंटिंग्स यानी चित्रकारी। मध्ययुगीन काल की पेंटिंग जैसे मुगल्स, राजस्थानी, मिनिएचर एंड दक्कनी हमें महल के दृश्य और पौराणिक कथाओं के से शिकार अभियान में एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इनका अध्ययन करने के लिए हमें मेडिवल पीरियड के रीति रिवाजों, परंपराओं, वेशभूषा, आभूषणों आदि के बारे में पता चलता है। मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स यानी स्मारक और मंदिर। स्मारक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। मंदिरों में कई आधिकारिक समारोह आयोजित किए गए। चोल साम्राज्य ने तमिल संस्कृति की मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, संगीत और साहित्य की बेहतरीन परंपरा का प्रतिनिधित्व किया। चोल काल का सबसे बड़ा स्थापत्य स्मारक तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। मध्ययुगीन काल के दौरान बने मंदिरों में विविध आकर्षक शैली थी। अदर आर्टिफैक्ट्स ऑफ दिस पीरियड्स। इस अवधि के अन्य संदर्भ थे जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं, प्राचीनतम बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रों और मूर्तिकला के कुछ बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। सबसे दिलचस्प चित्रों में बोधिसत्व से संबंधित विविध कहानियों को दर्शाती जातक कथाएं हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ओके।